हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्ज़ाम्स के हिंदी प्रैक्टिस सेट के बारे में। और अगर हम इसमें देखें तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक हो चुका है। आज का ये वीडियो जो होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा और 8वां प्रैक्टिस सेट। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हिंदी का लिया गया है, तो सभी को देखेंगे, सभी को डिटेल में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्ट करने से पहले इसके पहले का जो भी प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पर इसका जो है वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक, तो उसको भी देखिएगा। साथ ही साथ इसका अगर हम बात करें तो जीएस के पोर्शन पर चल रहा है, तो वो भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, रीजनिंग का पोर्शन हो रहा है। यूथ कंपटीशन बुक के द्वारा जो निकाला गया था उसमें जो है वीडियो से संबंधित रिलेटेड, तो सारी चीज़ें उसमें हिंदी और जीएस हो चुका है। घटना चक्र टो सीरीज जो आया था वो भी वीडियो का एग्जाम्स का जो हिंदी और जीएस कंप्लीट हो चुका है। तो चैनल पेज पे जाइए, आपको बहुत सारे उसमें कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 8। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। अगर हम पहला क्वेश्चन कैसे देखते हैं तो गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के उत्तर देने हैं। अब ये गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा। और इसमें अगर देखा जाए तो बुद्ध से संबंधित चीज़ें इस गद्यांश में दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया, यानी कि ज्ञान प्राप्त किया, तो अब उनकी अवस्था कितनी थी, यानी कि तब उनकी उम्र कितनी थी ये बताना है। तब उनकी उम्र कितनी थी, तब उनकी उम्र जो थी वो थी 35 वर्ष इस गद्यांश के अनुसार। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इस गद्यांश के अनुसार ही इसका उत्तर देना है, अपने अनुसार उत्तर नहीं देना है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 4 तक, वो कोई हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं, इस गद्यांश से है, तो गद्यांश को पढ़ के उसका उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन देखें तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। महावीर स्वामी की अगर हम बात करें जन्म की, तो इस गद्यांश के अनुसार वैशाली में हुआ था। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, वैशाली। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है। श्रुति धर्म की अगर हम बात करें तो श्रुति धर्म मीन्स वैदिक धर्म इस गद्यांश के अनुसार। तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वच्छंद में कौन सी संधि है। ठीक है, स्वच्छंद शब्द है, इसमें संधि बताना है कौन सी है। तो स्वच्छंद की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, तो स्व प्लस छंद, इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, स्वच्छंद बनते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए स्व है, यहाँ पे छंद है, चा आधा जो है गायब है, लेकिन जब दोनों मिलकर जब स्वच्छंद बनते हैं तो इसमें चा आ जाता है। तो इस तरीके से ये पार्ट किस संधि के अंतर्गत होता है, तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, व्यंजन संधि। तो स्वच्छंद जो है किस संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए बड़ा आ जो है ये दीर्घ स्वर है। आंसर जो होगा आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा, दीर्घ स्वर जो होगा वो बड़ा आ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, इसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देखिए, इसमें पूछा गया है निम्न में से दीर्घ स्वर क्या है। अब बड़ी ई, बड़ाऊ, बड़ा आ और इसके बाद छोटाऊ भी दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तभी देखिए इसमें देखा जाए तो ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये लघु स्वर के अंतर्गत आता है। बाकी अगर बड़ी ई है, बड़ाऊ है, बड़ा है, ये तीनों जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बड़ी ई, बड़ाऊ और बड़ा, ये तीनों जो है क्या है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। इसमें से अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा। आप पिछला प्रीवियस का जो है प्रैक्टिस सेट जो हुआ है उसको देखिएगा जरूर, उसमें डिटेल में अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताया गया है। तो अगर इसमें देखें तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, या शब्द जो है अंतस्थ व्यंजन आता है। इसके अलावा रा भी आता है, इसके बाद ला और वाह, ये 4 शब्द हैं, 4 वर्ड हैं जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण व्यंजन इसमें से है। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन इसमें से कौन सा एक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो का जो है ये अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण की अगर हम बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, पा। पा जो है ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हिंदी की बा ध्वनि क्या है, दंत है या फिर ओष्ठ है या मूर्धन है या फिर तालब है। तो बा जो ध्वन है ये ओष्ठ ध्वन होती है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है,
पा फ ब भ म, ये सब क्या है, ये ओष्ठ ध्वनि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? इसमें से योग रूढ़ शब्द की अगर हम बात करें तो क्या होता है, किसको कहते हैं? तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब हम अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे कि पंकज, पंकज जो शब्द है ये एक योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि जब इसका हम विन्यास करेंगे तो पंक प्लस जा इस तरीके से, और इसका अर्थ हो जाएगा कीचड़ से अर्थात में उत्पन्न, यानी कि ये एक विशेष प्रकार ये कमल के लिए ही हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से पंकज शब्द एक योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, इनमें से इस कौन सा है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो पंचानन है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पंचानन हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में लिखा हुआ है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द हमेशा मतलब कि हमेशा नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं वही जो है योग रूढ़ शब्द भी होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होता है? चंद्रोदय के संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो देखिए, चंद्रोदय का संधि विच्छेद करते हैं तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन आपका इसमें सही होगा ए पार्ट। ठीक है, चंद्रोदय का जो सही जो संधि विच्छेद लिखा हुआ है ए पार्ट में लिखा हुआ है। चंद्र प्लस उदय होता है, ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये गुण संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा आ और छोटा ओ मिलकर ओ बन रहे हैं, यानी कि ओ बन जा रहा है, चंद्रोदय हो रहा है, तो ये गुण संधि के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? रथ चालक का सामासिक विग्रह अगर हम करेंगे तो रथ को चलाने वाला इसका विग्रह बनता है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें उपसर्ग बताना है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें प्रत्येक शब्द में जो है उपसर्ग क्या लगा हुआ है? प्रत्येक शब्द में उपसर्ग की बात करें तो प्रति लगा हुआ है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए इसमें से क्या होगा? प्रत्यय रहित शब्द की बात करें तो इसमें देखिए किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के लास्ट में लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें से अगर देखें तो अनुवाद में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो आंसर जो है डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से सुहाग, भाभी, रीस या फिर मनुष्य। तत्सम शब्द की बात करें तो वह शब्द जो सीधे संस्कृत से लिए गए हिंदी में उन्हें तत्सम कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो डी पार्ट हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, मनुष्य जो है वो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? इसमें से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, आसमान। आसमान जो होता है वो तद्भव रूप होता है। ठीक है, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? इसमें से तो इसमें से अगर देखा जाए तो छैला शब्द जो है ये देशज शब्द के अंतर्गत आता है। देशज शब्द हो जाएगा, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? इसमें से अगर देखा जाए तो सिगरेट जो है ये विदेशी शब्द है। ठीक है, एक इंग्लिश शब्द है और इसी को हिंदी में इसको सिगरेट लिखते हैं, तो ये एक विदेशी शब्द माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें से तो इसमें से अगर देखा जाए तो थकावट शब्द जो है वो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है। मैं, हम, तू, तुम, वह, वह, इससे, इन्होंने। इसमें से कौन उत्तम पुरुष है? ठीक है, उत्तम पुरुष का कौन सा जो है शब्द है? तो वो अगर हम बात करें तो ए पार्ट में लिखा हुआ मैं और हम, ये जो है उत्तम पुरुष वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो महत जो है ये विशेषण है, बाकी सारे नहीं है, तो आंसर ए डी पार्ट राइट हो जाएगा। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया का ये रूप है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हमें बताना है, निम्न में से अव्यय कौन है? अव्यय की अगर हम बात करें तो देखिए सीता, मोहन, गंगा, ये सब क्या है? ये संज्ञा है सब। तो इसमें से ये अव्यय हो नहीं सकता, तो इसमें डी पार्ट जो दिया गया है के बाद ये एक अव्यय है, तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो दिया गया है सौदामिनी का पर्यायवाची पूछा है। सौदामिनी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो इसमें से अगर देखें तो राइट आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा विद्युत। ठीक है, विद्युत का जो पर्यायवाची क्या होता है? सौदामिनी होता है। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो क्या होता है? बिजली होता है। ठीक है, धनप्रिया होता है, धनप्रिया भी सौदामिनी या विद्युत का पर्यायवाची होता है। इंद्र, वज्र भी बिजली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चपला है बिजली का पर्यायवाची, दामिनी बिजली का पर्यायवाची। ठीक है, ताड़ित बिजली का पर्यायवाची, और इसके बाद एक है चंचला बिजली का पर्यायवाची है, तो ये याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है जंगम का विलोम क्या है। जंगम का विलोम की अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट है। स्थावर जो होता है जंगम का विलोम होता है। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए एक सही शब्द का चयन करना है। वाक्यांश माने वाक्य शब्द मतलब देना वाक्य प्रयोग, तो ये जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए एक शब्द की में क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है भूगर्भ वेत्ता। आंसर जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा। रंक और रंग शब्द का सही अर्थ क्या होगा। रंक मीन्स क्या होता है, रंग मीन्स क्या होता है, तो रंक की अगर हम बात करें तो रंक कहते हैं भिखारी को और रंग कहते हैं एक प्रकार के वर्ण को। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा, भिखारी और वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी नहीं। इनमें एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। कौन सा एक शब्द जो है वो अनेकार्थी नहीं इसमें से, तो कर वर्ण अर्क ये सब अनेकार्थी शब्द है, लेकिन लज्जा जो है अनेकार्थी शब्द नहीं होता। अगला प्रश्न निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप से कौन सा है। पौरुष जो लिखा हुआ है ये किस ऑप्शन में शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो इसमें अगर देखें तो ए पार्ट में जो पौरुष लिखा हुआ है ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का इसमें से चयन करना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो शरत चंद्र ये सही लिखा हुआ, यानी जो लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ, तो आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से लिखा जाता है। शमश्रु सही है, कवयत्री भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संप्रदान कारक का परसर्ग कौन है। ठीक है, संप्रदान कारक का परसर्ग क्या होता है, तो संप्रदान कारक का परसर्ग होता है को के लिए। ठीक है, अपादान कारक का होता है से अलग होने की अर्थ में। ने जो होता है ये कर्ता का परसर्ग होता है। ठीक है, में और पर ये दोनों होता है अधिकरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है। इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो विदुषी छात्रा शिष्या ये तीनों क्या है स्त्रीलिंग है, लेकिन पड़ोसी जो दिया गया है ये पुल्लिंग शब्द है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मालिक, कहार, पाठक, नियोगिनी इसमें से क्या जो है स्त्रीलिंग है, तो डी पार्ट अगर देखें योगिनी शब्द जो है एक स्त्रीलिंग होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है इसमें से, तो प्राण जो होता है ये बहुवचन हमेशा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुवचन में। दर्शन भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ओंठ भी बहुवचन है, लेकिन तेल शब्द जो है ये एक वचन है, तो आपका राइट आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। किस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल दर्शा रहा है। रामू खाना खा रहा था, बी पार्ट है माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है और हम घूमने जाएंगे। तो जाएंगे जहाँ हो गया ये किस में हो गया, तो ये भविष्यकाल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो ऐसे हो जाएगा खत्म। माँ खाना खा चुकी है, तो ये काम हो चुका है, तो ये जो है भूतकाल का है, लेकिन ये पूर्ण भूतकाल का है। ठीक है, इसके बाद मुझे बाहर जाना है, यानी कि ये भी आ रहा है भविष्यकाल में। तो एक ही बचा ए पार्ट, रामू खाना खा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल का है, यानी कि खाना खा रहा था, अब वो खा चुका है कि अभी खा ही रहा है ये कोई कंफर्म नहीं है, तो इस तरीके से ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पुस्तक पढ़ी जाती है इनमें से कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें अगर वाच्य की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कर्म वाच्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कहाँ और कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताना है, कौन सा वाक्य है। ठीक है, सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कौन सा वाक्य है। तो इसमें अगर हम देखेंगे वाक्य प्रकार तो मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। आंसर डी पार्ट राइट है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं, इसमें से त्रुटि पहचानना कहाँ पर त्रुटि की गई है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं जो लिखा हुआ है, यहाँ पे खरीदने हैं लीची खरीदने हैं जो लिखा हुआ ये गलत है। आंसर जो होगा सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है, यानी कि एक पाई डंडी और नीचे एक बिंदी होता है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है। यहाँ पे दाल में कुछ काला है रेखांकित है, और ये एक मुहावरा है, और इसी का हमें अर्थ बताना है कि दाल में कुछ काला है इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, दाल में कुछ काला है इसका क्या अर्थ होता है, ये मुहावरा है, तो इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ होना। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आंसर इसका मतलब कि माफ़ी मांगना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए सही उचित लोकोक्ति चुनना है। ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए उचित लोकोक्ति कौन सा सुटेबल रहेगा। तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध
पानी का पानी, तू डाल डाल मैं पात पात। तो इसमें से अगर हम देखें तो दूध का दूध, पानी का पानी जो है ये सही लोकोक्त बैठ रहा है, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बृहदाकार एवं श्रेष्ठ रचनाओं का जो सार गद्य या पद्य में प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको सारानुवाद कहा जाता है। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो इसको अगर हम बात करें, कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की एक बोली है, और आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपबोलियाँ आती हैं। ठीक है। 5 उपबोलियों में कौन कौन से है? तो पहला है खड़ी बोली, ठीक है, दूसरा है हरियाणवी, हरियाणवी के बाद इसमें आता है कन्नौजी, ठीक है, और एक आता है इसमें ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के बाद इसमें एक और आता है बुंदेली। तो इस तरीके से इसमें जो है 5 बोलियाँ आती हैं। ठीक है, ये पाँचों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ी आता है, बघेली आता है और अवधी आता है। तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटर एक्शन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा इसका? काउंटर एक्शन का, तो इसका अनुवाद होगा जवाबी कार्यवाही। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर की अगर हम बात करें तो लल्लू लाल जी ने रचा है, इसको लिखा हुआ है, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट है, लल्लू लाल जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी एक नाटक है और इसके रचनाकार कौन है, किसने इसको लिखा है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो वृंद जो है ये रीतिकाल के कवि हैं। आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, स्मृति। ये चारों जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसमें बताना है कि किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो वो था संस्कृत के 4 उपाध्याय। ठीक है, इस कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया और देखा। अगर वीडियो पसंद हो तो फटाफट लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।